हेलो स्टूडेंट्स। अपन लास्ट क्लास के अंदर क्या देख रहे थे? एस एन एन जी पी रिएक्शन देख रहे थे। क्या वो आपको क्लियर हो गई बहुत अच्छे से? है ना? क्या याद रखना है आपको? आपको बस एस एन टू में और एस एन एन जी पी रिएक्शन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आपके पास इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो उस केस में एस एन एन जी पी हो जाएगी, और अगर मान लो वो नहीं है तो बाहर साइड आगे अटैक हो जाएगा। लेकिन इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होना ही एक कंडीशन नहीं है एसएनएनजीपी की। तो बोले और क्या होना चाहिए? साथ में एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल भी होना चाहिए और वो लिविंग ग्रुप की पोजीशन एंटी पे होनी चाहिए ताकि वो इंटरनल अटैक कर सके। याद रखना बच्चों, इंटरनल अटैक हमेशा ही फास्ट होता है एक्सटर्नल अटैक से, है ना? अगर कोई बाहर से आगे अटैक करेगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, इंटरनल अटैक में कभी भी टाइम नहीं लगता है। तो मैंने आपको थोड़े से और एग्जांपल दिए ताकि आप और ट्राई कर पाओ। चलो देखो, मान लो इसमें क्या होगा, ये एक लिविंग ग्रुप है ना बच्चों। ये बताओ क्या इसमें एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, ओ माइनस वाला? तो आपको क्या लगता है, मैं ऐसा करूं कि ये आया, ये अटैक और ये बाहर, ऐसा करना सही रहेगा क्या, या फिर मैं और कुछ करूं? तो आप बोलेंगे सर एक काम ये भी तो हो सकता है ना। देखो, ये सल्फर पे लोन पे है, इसका मतलब उसके अंदर एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। तो पहले क्या हो जाएगा, ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा, ऐसे बाहर कर देगा, है ना? तो देखो इसमें क्या सीन बन जाएगा, तो जब ये इसे बाहर करेगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एम ई, और यहाँ पे ई टी, यहाँ पे ई टी, और यहाँ पे कौन लगा हुआ है, सी एच टू, और ये सल्फर, और ये इसके साथ एम ई लिखा हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आया बच्चों पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि उसने अपना लोन पे डोनेट किया है। क्या मेरी बात क्लियर हुई है? ओके। अब बताओ, अब आपके पास अटैक करने के लिए कौन आएगा? तो बोले अब अटैक करने के लिए ओ एम ई माइनस एन ई प्लस आने वाला है ना? तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन आगे अटैक करेगा। मैंने आपको कल एक ऐसा एग्जांपल बताया था कि आपको मैंने बोला था कि जनरली उसी कार्बन पे अटैक होता है जिस पे लिविंग ग्रुप लिखा रहता है, लेकिन ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। देखो इधर और इधर, है ना? इधर भी डेल्टा प्लस मिला होगा और इधर भी डेल्टा प्लस मिला होगा, तो वो तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल स्टेबल कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है, तो इस केस में इस पे अटैक नहीं करेगा बच्चों, वो यहाँ वाले पे अटैक करेगा और इसे ऐसे ओपन कर देगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आप कैसे बताओगे? जैसे कि मान लो ये अटैक हुआ, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एम ई तो इधर हो जाएगा, है ना? और ऊपर से आगे मान लो अगर ये अटैक होगा तो ईटी को मैंने नीचे भेज दिया, यहाँ पे देखो ईटी को नीचे भेज दिया और ऊपर किसको लगा दिया, अपना इस न्यूक्लियोफाइल को ओ एम ई को लगा दिया। क्लियर है ये बात? तो ये जब ऐसे ओपन हो जाएगा तो ये क्या लिखेगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर कौन है, सी एच टू, और इधर कौन है, एस एम ई। ये इस टाइप से हो जाएगा बच्चों इसका प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने देखो क्या किया है ना? चलो इसमें बोलो, आपको चेयर फॉर्म के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। चेयर फॉर्म में बच्चों दो टाइप की पोजीशन होती है, एक एक्सियल होती है और एक इक्वेटोरियल होती है। एक्सियल इक्वेटोरियल का मतलब होता है एक अगर बाहर है कि तो अंदर की साइड है, इसका मतलब दोनों एंटी टाइप होती है ना। जैसे देखो आपको मैंने बोला कि ये एसिड वाला ग्रुप कहाँ लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे सर, एक्सियल पे। वर्टिकल लाइंस जो होती है ना वो एक्सियल होती है। इस मिथाइल का कोई लेना देना नहीं है, मिथाइल ना तो कोई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, ये अपने आप में एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। आई एक लिविंग ग्रुप है, ओ माइनस आएगा। आपको लगता है डायरेक्ट अटैक कर देगा, तो डायरेक्ट अगर अटैक करता तो सिंपल एस एन टू होती, और आई कहाँ लगा हुआ है, इक्विटोरियल पे, तो आने वाला ओ एच कहाँ लग जाता, एक्सियल पे, आंसर आ जाता, है ना? लेकिन अब क्या है, एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। अब ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल और ये लिविंग ग्रुप क्या एंटी पोजिशन पे लिखे हुए हैं? एंटी का मतलब एक बाहर एक अंदर, इस टाइप से है क्या? ये कहाँ है, एक्सियल पे, तो ये कहाँ है, इक्वेटोरियल पे। तो हो गए ना बिल्कुल एंटी टाइप, इसमें इसी टाइप से एंटी होता है। क्लियर है? तो बिल्कुल इसमें ऐसा काम होगा कि पहले इसको बाहर करेगा, बाद में ये आएगा अटैक कर देगा, है ना? तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एस एन जी पी के थ्रू बनेगा, और शॉर्ट में लिखे तो क्या लिख सकता हूँ कि ये एसिड ग्रुप वापिस एसिड बनना है। और ये जो ओ OH लगना है, ये ओ OH कहाँ लगेगा, ये ओ OH भी बच्चों कहाँ लेगा, इक्विटोरियल पे लिखा। इसका मतलब उसमें रिटेंशन टाइप हुआ, और मिथाइल का तो कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेशन ही नहीं था, तो ये तो जहां था वहीं होता। अगर ये SN2 होती रिएक्शन तो जहां आई लिखा हुआ है उसके अपोजिट साइड आता। तो ये आई अगर इक्विटोरियल पे लिखा हुआ है तो आने वाला ओ OH कहाँ लगता, एक्सियल पे लिखता, बट ये SN2 है ही नहीं, तो ये कौन सी है, तो SNNGP।
सेम एग्जांपल मैंने कोई चेंज नहीं किया है। मैंने बच्चों इस बार आई कहाँ लिख दिया है, इस बार आई लिख दिया है मैंने एक्सीएल पे, तो ये भी कहाँ है एक्सीएल पे। तो लिविंग ग्रुप और अपना इंटरनल न्यूक्लियोफाइल सेम साइड है, मतलब ये आउटसाइड द प्लेन मान लो, तो अगर बोलेंगे बाहर है तो ये भी तो बाहर है, तो मतलब एंटी पोजीशन पे है ही नहीं। और कल अपने की पॉइंट में ये बात क्लियरली लिख ली थी कि फॉर SN&NGP इंटरनल न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट एंटी पोजीशन, तो वो एंटी पे है नहीं तो उसमें अटैक होगा नहीं, ये वाला इवन अटैक नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये एकमात्र आपका न्यूक्लियोफाइल है जो उसे अटैक करके बाहर निकालेगा। तो अगर ये डायरेक्ट अटैक करके बाहर निकालेगा तो फिर तो वो तो SN2 हो गई, तो बोले ये SN2 हो गई, है ना। अगर ये SN2 हो गई तो बाद में बताओ OH को कहाँ लगाऊं, ये I कहाँ लिखा हुआ है एक्सियल पे, तो आने वाला OH कहाँ आएगा इक्वेटोरियल पे, इनका कोई मीनिंग नहीं होगा। और ये वाली रिएक्शन भी बच्चों कौन सी थी SN&NGP, इज इट क्लियर और नॉट। चलो इसके बारे में आपका क्या कहना है, देखो ये जा रहा है अटैक करने इस Cl पे, क्या डायरेक्ट बैक साइड से अटैक कर दूं या फिर और कुछ आप सोचना चाहोगे, तो बोले एक चीज हो सकती है ना सर, क्या ये देखो सल्फर का लोन पेयर प्रेजेंट है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। एक बात और याद रखना बच्चों, ये मैं बोलता हूँ ना एंटी पोजीशन पे होना चाहिए, ये चीजें कब होती है जब कोई रोटेशन रुका होता है। जैसे मान लो मैंने बोला ये दो मार्कर है ना, एक ऐसा होना चाहिए एक इस टाइप से होना चाहिए तो रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो ये आपको कैसे पता चलेगा भाई ये एंटी पे है। अगर बीच में मान लो सिंगल बॉन्ड हुआ तो आपको भी पता है कि सिंगल बॉन्ड तो हमेशा क्या रहता है घूमता रहता है, तो बोले कभी ना कभी तो ऐसे आएगा, या फिर मैं इन दोनों कैसे लिख दूं तो वो कभी ना कभी ऐसे जाएगा। इसका मतलब एंटी बोलना सिन बोलना ये सब सिंगल बॉन्ड के लिए नहीं बने हुए हैं, मेरी बात समझ पा रहे हो। ये कब बने हुए हैं जब रोटेशन रुका हुआ रहे, जैसे मान लो रिंग है, तो रिंग में अगर कोई एक बॉन्ड अंदर एक बॉन्ड बाहर है तो रिंग कभी ऐसे नहीं घूमेगी कि वो एक बाहर वाला अंदर चला जाए या अंदर वाला बाहर चला जाए। जैसे ये रिंग है तो इनडायरेक्टली भाई ये साइक्लोहेक्सेन है तो उसमें तो जो इक्वेटोरियल पे रहेगा, एक्सियल पे वो एक्सियल पे रहेगा, तो ऐसे समझ पा रहे हो। जैसे ये देखो ये बच्चों बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है। अब आपको मन में ये डाउट आएगा कैसे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप सेम साइड लिखे हुए हैं, इट मींस देयर इज नो SN&NGP, डायरेक्ट ही नेगेटिव चार्ज आएगा बैक साइड से अटैक कर इसे बाहर करेगा, प्योर SN2 होनी चाहिए सर। लेकिन मैंने आपको क्या बोला ये तो भाई सिंगल बॉन्ड है तो घूमता रहेगा, है ना। अगर ये घूमता रहेगा तो उस केस में आप बोलोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अटैक करे से आप बाहर कर सकते हो, ये जब इधर आएगा तो अटैक किया जा सकता है ना। ओके एमी यहाँ पे इधर एक H लिखा हुआ है, इधर एक Me, इधर ET, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब S-R अटैक करने के लिए बोलो कहाँ अटैक करें, वो तो जहां अटैक करेगा जहां पे कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबल मान रहा होगा। तो देखो एक इधर पॉसिबिलिटी है एक इधर पॉसिबिलिटी, बताओ इधर ज्यादा स्टेबल है इधर, तो इधर बच्चों ET है इधर Me है, इसके अल्फा H ज्यादा होते हैं ना 3 होते हैं इसमें 2 ही होते हैं, तो इधर सर ज्यादा स्टेबल है तो ये आएगा अटैक करेगा ये वापस बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन हो जाएगा तो क्या बनाओगे आप Me इधर आ जाएगा, है ना। और क्या होगा बोलो, ये ओपन होकर इधर आ जाएगा ऐसे, तो इधर आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा SMe, इधर H है इधर ET है, इधर कौन आगे लग जाएगा SET आगे लग जाएगा और H इधर चला जाएगा, कैसा हो जाएगा, है ना। इस टाइप से ही बनते रहते हैं। इसमें बच्चों कोई रिएजेंट नहीं लिखा हुआ है, देखो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इंटरनल लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है और न्यूक्लियोफाइल भी तैयार है, देखो नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल तैयार है और ये प्लस का तो कोई मीनिंग नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे अटैक बाहर, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई लेकिन किस टाइप की SNI का एग्जांपल बन गया इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब अपने ही मॉलिक्यूल में अटैक करके अपने ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल तैयार था अपने ही मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप था, बाहर कोई था नहीं, अटैक किया और बाहर कर दिया। ऐसा करने से बच्चों में सर रिंग बनेगी ना, तो आप बोलेंगे रिंग सर कितनी बन सकती है 3 to 6 मेंबर रिंग सपोर्ट करती है हमेशा, इस ऐसे काम जब होते हैं ना तो हमेशा 3 to 6 मेंबर रिंग की सपोर्ट करेगी। तो बताओ क्या बनेगा, क्या इसमें कार्बन कितने होंगे बच्चों 4, एक ऑक्सीजन आ जाएगा बीच में ऐसे, तो इसका प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। इसमें बोलना जैसे पानी है, तो अगर ये ऐसा होता कि ये मेरे लिए एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल होता और ये मेरे लिए लिविंग ग्रुप होता, अगर ये डायरेक्ट अटैक करता
तो अपने पास ये प्रोडक्ट मिलता है, ये वाला कौन सा, सल्फर CH2 CD2 और OH ऐसा मिलता। लेकिन सरप्राइजली एक प्रोडक्ट बच्चों और मिला, तो बोले कौन सा, तो CH3, जैसे कौन सा बनेगा, ये दिख रहा है ना देखो लोन पे, ये डेफिनेटली इस पे अटैक करे, इसे बाहर कर दिया होगा, तो उसके साथ क्या सीन बना होगा, CH3 CH2 CD2 और ये सल्फर और इधर एक CH3 और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है ना। अब वो जो अटैक करेगा ना, तो अगर इसी पे अटैक किया, अगर इसके ऊपर अटैक किया तो ये वाला मिल ही जाएगा। तो कल को मान लो इस पे अटैक हो गया, तो अगर इस पे अटैक हुआ तो ऐसे ओपन हो जाएगा, फिर वो अगर ऐसा हुआ तो उसको क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो उसको बच्चों प्रोडक्ट मिलेगा सल्फर CD2 CH2OH जैसा कंपाउंड मिलेगा, है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन आपको समझ पा रहे हो कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको कोई याद नहीं रखा जाता है, बस आपको लॉजिकली आंसर देना होता है सर इसमें ऐसा हो सकता है ना। और ऑर्गेनिक में बच्चों मोस्टली आंसर कभी ऐसे कभी आपसे नहीं पूछते कि इनका आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा। तो ऑर्गेनिक में 50% जो आइडिया होता है वो अपन को ऑप्शन खुद दे देते हैं, अच्छा ये सर हाँ ये मिल रहा है, तो शायद इसमें ऐसा कुछ हुआ होगा, इसमें ऐसा कुछ हुआ होगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है ये बात। जैसे देखो इसमें बोलो, इसमें बच्चों दो लिविंग ग्रुप लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें एक S-2 अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं हो सकता, लेकिन इसके ऊपर अटैक हो सकता है, तो ये चला गया ऐसे करके। तो ये जब ऐसे चला गया तो आपको क्या मिला, तो बोलेंगे इसके ऊपर मुझे एक सल्फर मिला, यहाँ पे एक सल्फर लग गया इस कार्बन पे, क्या बोलते हो। लेकिन यहाँ पे -2 का चार्ज था, तो उसने अटैक किया तो एक बॉन्ड बन गया होगा, तो एक तो रह गया होगा नेगेटिव। उसके बाद में अभी भी इधर लिविंग ग्रुप है, तो बोले इंटरनली लिविंग ग्रुप है, इंटरनली न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक बाहर, तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा मिल जाएगा, ये कार्बन और बीच में सल्फर, बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, सल्फर आ जाएगा। देखो क्या ये बात क्लियर हो गई। अब देखो आपने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ ली, SN1 पढ़ ली, SN2 पढ़ ली, SNI पढ़ ली, SNNGP पढ़ ली। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, SNAR रिएक्शन, इसकी फुल फॉर्म जहां पे SN आएगा उसका मीनिंग तो क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। AR का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, भी क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बहुत रेयर रिएक्शंस होती है ये अपने आप नहीं होती, इनके लिए कंडीशंस होती है। तो इसका पहले तो पूरा नाम लिखोगे, क्या मीनिंग है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका नाम है। होता क्या है, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन की रिंग, है ना। जनरली देखो पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बेंजीन के ऊपर लेट सपोज मान लो कोई हेलोजन लिखा हुआ है, हेलोजन Cl, आप इसे अटैक करके बाहर निकाल दोगे क्या, इसके ऊपर अटैक कर दोगे क्या कार्बन पे, तो बोले अटैक तो नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि ये OH- लो, ये OH- लो और बताओ क्या होगा, तो क्या आप ऐसा करोगे क्या, कैसे OH- आएगा, अटैक करेगा, बाहर निकाल देगा। नहीं सर, बेंजीन पे अटैक नहीं करता, इसका मतलब नो SN2, इस टाइप से कभी SN2 अटैक नहीं होता है। क्या आप ऐसे बोलोगे क्या, सर लिविंग ग्रुप अपने आप निकल जाएगा, बेंजीन पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता, नो SN1। इसका मतलब इसके ऊपर अटैक करके इस Cl को हटाना बड़ा ही डिफिकल्ट है, आप इसको हटा नहीं सकते। तो अगर नहीं हटा सकते तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन के चांस नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ Cl को हटाया जाए, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। वो कंडीशन बच्चों ये है,
वो कंडीशन ये है कि अगर आपको कोई हेलोजन को हटाना है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो हेलोजन होना चाहिए, है ना। तो हेलोजन एंड NO2 ग्रुप, NO2 देखो बच्चों जाना माना -M ग्रुप होता है, उसका इसे सपोर्ट मिलेगा और उसका रीजन भी देखेंगे कि क्यों NO2 होना चाहिए, क्या वो हेल्प करेगा। हेलोजेंस एंड NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप should be present at ortho and para of each other, ऑफ each other। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हेलोजन को हटाना ही है ना तो उसके ऑर्थो और पैरा पे क्या लिखा होना चाहिए, NO2 लिखा होना चाहिए। NO2 का उसे बहुत हेल्प मिलती है और ये देखा गया कि जैसे लेट सपोज मान लो अकेला जब Cl था तो उसे OH माइनस हटा नहीं पाया था, लेकिन अगर मान लो एक Cl लिखा गया और यहाँ पे OH माइनस लिखा गया, क्या लिखा गया बच्चों, OH माइनस लिखा गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये काफी, और उसकी पीएच मेंटेन करी मान लो 14, पीएच मेंटेन करी कौन सी 14 मेंटेन करी 14, और टेम्परेचर भी काफी हाई रखा 140 डिग्री सेल्सियस रखा, और साथ में या ऑर्थो पे लगा दो या पैरा पे लगा दो ये चलेगा। जैसे कि मान लो मैंने ऑर्थो पे लगाया तो ये नोटिस किया गया कि इस Cl को हटा दिया इस OH ने और कुछ प्रोडक्ट कुछ इस टाइप के मिले, मतलब उस NO2 ने सपोर्ट किया इसका और Cl को हटाने दिया। पीएच उसने 14 रखी, हाईली बेसिक रखा, OH माइनस बहुत कंसंट्रेटेड रखा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखा। बाद में ये नोटिस किया गया कि अच्छा NO2 सपोर्ट कर रहा है क्या, अगर NO2 सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पे Cl एक NO2 पैरा पे जो था साथ में ऑर्थो पे भी लगा दिया लेट सपोज, तो ये देखा गया कि जो वो OH माइनस है ना बच्चों वो pH 10 पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया। टेम्परेचर हालांकि अपने थोड़ा कम कर दिया था 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, NO2 का उसे इतना सपोर्ट मिला कि उस Cl को उसने हटा दिया, pH कम होने के बावजूद भी, टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी ये उसने ऐसा काम किया और काफी सरप्राइज वाला काम किया। लेकिन जब एक काम और किया गया कि अच्छा ऑर्थो और पैरा पे NO2 लगाने पर हेलोजन को हटाया जा सकता है, तो किसी ने ये सोचा कि एक काम करो आप ऑर्थो और पैरा जितने भी है ना, क्योंकि अपने पास दो ऑर्थो होते हैं एक पैरा होता है, तो उन दोनों पे लगा दो ना, चेक करना चाहते हैं कि अब क्या होगा। तो अब देखा गया कि जो OH माइनस जो था वो न्यूट्रल मीडियम में भी काम कर रहा था, मतलब उसे बेसिक होने की भी जरूरत नहीं है, पानी है ये पानी, OH माइनस का मतलब क्या है, पानी है, यहाँ पे H2O के द्वारा OH माइनस मिला है, pH 7 लिखने वाला न्यूट्रल मीडियम है, ये न्यूट्रल मीडियम में भी और कम टेम्परेचर इवन 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर रहा था और अटैक करा दिया, और अटैक कराने के बाद में इसने ऐसा कंपाउंड भी दिया। और ऐसा जब देखा गया तो इस बात को नोटिस किया गया कि NO2 बहुत सपोर्ट करता है हेलोजन को हटाने में। दिस एसिड इज नोन एज पिक्रिक एसिड, इस एसिड का नाम क्या है बच्चों, पिक्रिक एसिड है, और ये हाईली एसिडिक होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो आपने क्या चीज देखी, आपने ये देखा कि बेंजीन के ऊपर हेलोजन को हटाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन उसे अगर ऑर्थो और पैरा पे NO2 का सपोर्ट मिले तो बिल्कुल वो हेलोजन को हटा सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करके उसे हटा सकता है। अब बोले ये हटता कैसे होगा, क्या ये डायरेक्ट हट जाता होगा क्या, तो उसकी कुछ ना कुछ अपन ट्राई करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और NO2 का उसे क्या सपोर्ट मिल रहा है, क्यों NO2 ज्यादा लगाने से उसकी हटाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। जैसे देखो मान लो अगर इसकी मैकेनिज्म पूछी जाए कि ये कैसे हो रहा है, तो एक मैं पैरा वाला ले लेता हूँ ना, कोई भी ले लो आपकी जो इच्छा हो। मान लो ये बेंजीन था ना बच्चों, इस बेंजीन पे यहाँ क्या लिखा हुआ था, Cl लिखा हुआ था, एक NO2 लिखा, चाहे आप ऑर्थो पे लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, मान लो एक NO2 यहाँ लिखा गया, क्लियर है ये बात। अब जब यहाँ पे ये OH माइनस आता है, OH माइनस अटैक करने, तो इन दोनों में से किसी एक पाई बॉन्ड को ओपन होना पड़ेगा। जैसे देखो ये पाई बॉन्ड है ना बच्चों, ये पाई बॉन्ड इस साइड ओपन हो जाएगा, क्यों कि नेगेटिव मिल जाएगा और ये नेगेटिव इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है ना। बेंजीन ने बच्चों अपनी एरोमेटिसिटी खो दी, बेंजीन ने क्या किया अपनी
एरोमेटिसिटी खो दी। देखो ये NO2 लिखा हुआ है, ये पाई बॉन्ड बने हुए हैं, इधर नेगेटिव आ गया और इधर Cl लिखा हुआ है, क्या ये ऐसा ही बनेगा? और वो OH और लिखा हुआ है यहाँ पे, OH दो दो लिखे हैं ना यहाँ पे, क्या मेरी बात ठीक है? ये स्टेप क्या होगी बच्चों? सबसे स्लो होगी और ये रिएक्शन की RDS होगी। क्यों होगी RDS? क्योंकि बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी खोई है और बेंजीन अपने आप को एक एरोमेटिक कंपाउंड मानता है और एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों नेचर में काफी स्टेबल कंपाउंड होते हैं, उसे अपनी एरोमेटिसिटी खोनी पड़े तो वो बहुत ही धीरे 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 वाला काम होगा। क्लियर है ये बात? ओके, ये उसमें इंटरमीडिएट मिला नेगेटिव चार्ज वाला। अब क्या होता है, पहले एक चीज देखो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और उसके बाजू वाले कार्बन पे अगर कभी लिविंग ग्रुप लिखा रहता है ना, तो आप बिना देखे क्या कर देना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाएगा और लिविंग ग्रुप बाहर, इसे बोलते हैं इंटरनल अटैक करना, है ना? नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक से ये लिविंग ग्रुप पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लिविंग ग्रुप अच्छा है अच्छा नहीं है, इसको जाना ही पड़ेगा। ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बाजू के कार्बन पे लिविंग ग्रुप लिखा रहता है ना, तो उसको हमेशा बच्चों जाना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्या होगा, अब अगली वाली स्टेप में अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये अटैक करेगा वापस। ये NO2 का इसे क्या सपोर्ट मिला भाई? NO2 लगाने से क्या हुआ भाई? पहले जब NO2 नहीं था तो ऐसा काम क्यों नहीं हुआ, अटैक क्यों नहीं हुआ? तो बोल इसलिए नहीं हुआ कि बेंजीन अगर अपनी एरोमेटिसिटी खोएगा तो बनने वाला चार्ज तो कम से कम स्टेबल हो। तो अगर यहाँ पे NO2 नहीं होगा तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, तो उसे क्या सपोर्ट मिलेगा, उसे कैसे स्टेबिलिटी मिलेगी? तो बोलेंगे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने पैरा पे NO2 लगाया या फिर आपने यहाँ NO2 लगाया तो डेफिनेटली वो यहाँ होता तो डायरेक्ट उसे -m का सपोर्ट मिल जाता, और अगर यहाँ है तो कोई बात नहीं, हो रेजोनेंस करके यहाँ आ सकता है नेगेटिव, तो नेगेटिव जब यहाँ आएगा तो वो NO2 से -m के थ्रू से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसी वजह से वो NO2 लगाना बच्चों जरूरी होता है। NO2 या स्ट्रॉन्ग -m ग्रुप नहीं लगाते हैं तो फिर वो नेगेटिव चार्ज बनना नहीं चाहेगा, और नेगेटिव चार्ज बनेगा नहीं तो फिर इधर रिएक्शन आएगी नहीं और रिएक्शन होगी नहीं। ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बच्चों? अब ये नेगेटिव चार्ज मान लो अटैक करेगा, तो ये दोनों लिविंग ग्रुप में किसी एक को जाना पड़ेगा, है ना? तो बोलेंगे एक कौन सा जाएगा? तो पहले वाला हटा दो, नहीं तो फिर तो अगर ये हटाया तो वापस वही बन जाएगा, तो बोले ये आपने हटा दिया। तो ऐसा हटाने से आपको क्या प्रोडक्ट मिला? तो आपको बच्चों प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से मिला। NO2 तो कहीं नहीं जाएगा, ये NO2 लिख दिया, और ये डबल बॉन्ड है अपने पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो मैंने देखो Cl को हटा दिया ना। इस टाइप से बच्चों इसकी मैकेनिज्म होती है। अगर मैं इसकी कुछ की पॉइंट्स की बात करूं तो आपने इसमें क्या क्या नोटिस किया, की पॉइंट क्या होने चाहिए? फर्स्ट की पॉइंट क्या होना चाहिए? फर्स्ट की पॉइंट अपना ये होना चाहिए कि ये तो देखो इंटरनल अटैक तो बहुत ही फास्ट होगा और बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी वापस गेन कर ली है, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। क्लियर है? पहले मुझे बताओ कि इस रिएक्शन का अगर रेट लो लिखो, मैं रेट लो, है ना, तो आप क्या लिखोगे? जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। बताओ कौन कौन RDS में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक तो ये एल्काइल हैलाइड मतलब एराइल हैलाइड, बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ Cl, और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक उसी में कर दिया RDS में, तो दो की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, है ना? तो मैं क्या क्या बोल सकता हूँ? एक तो बच्चों एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड का मतलब होता है बेंजीन के साथ लगा हुआ हेलोजन, और एक कौन? तो बोल एक न्यूक्लियोफाइल, दैट्स वाई रीजन यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं और 1 और 1 2 की वजह से उसका ऑर्डर भी 2 लिखा जाएगा। इसका मीनिंग तो अपन बोलेंगे कि एक चीज अपन ने सीखी कि इस रिएक्शन की जो SNAR होती है उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है बच्चों? ऑर्डर भी 2 एंड मोलिकुलरिटी भी कितनी होगी? तो बोलेंगे मोलिकुलरिटी भी 2 होगी। मोलिकुलरिटी भी कितनी होगी? 2 होगी। सेकंड पॉइंट आपने क्या देखा? इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? इंटरमीडिएट का मतलब जैसे अपने पास 5 इंटरमीडिएट में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? क्या इसमें कार्बोकेटाइन बनता है? क्या इसमें फ्री रेडिकल बनता है? क्या इसमें कार्बीन बनता है, नाइट्रीन बनता है, बेंजाइन बनता है, या कार्बेनाइन बनता है? तो बोलेंगे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, कार्ब एनाइन इज द इंटरमीडिएट, कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन इज द इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन। INT लिख दूं? इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती, बीच में जो बनने वाला, इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन। ओके, थर्ड नंबर पॉइंट मुझे ये बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। NO2 तो ठीक है, पैरा पे या ऑर्थो पे लिखा होना चाहिए, हेलोजन है ना, हेलोजन वो कौन सा होना चाहिए जिसे फास्ट अटैक हो और निकल जाए जल्दी? इसका मतलब
अगर मैंने आपसे पूछा कि रेट ऑफ SNAR एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर मैं कौन सा लेना पसंद करूंगा। जैसे कि मान लो एक F लिखा हुआ है, क्लियर है बच्चों, यहाँ पे NO2 है। एक मान लो लेट सपोज यहाँ पे Cl लिखा होता और एक NO2 लिखा होता उसके पैरा पे, और एक मान लो यहाँ Cl लिखा होता, एक NO2 यहाँ लिखा होता। सॉरी, इधर Br कर लो ना, इधर लेट सपोज I लिखा होता, इधर NO2 लिखा होता और इधर Br लिखा रहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी बहुत कम रिएक्शन है जिसमें F की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब मुझे बताओ, देखने से बच्चे ज्यादातर इसमें ये बोलते हैं, और नॉर्मल अगर कोई भी इंसान होगा तो यही बोलेगा कि सर आई पहले निकलता है ना, इसलिए आई बड़ा होता है ना, आई निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है सर, आई लिविंग ग्रुप अच्छा होता है तो ये पहले निकलेगा सर, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप एक बार नोटिस करो इसमें, क्या आई का निकलना या एफ का निकलना आरडीएस में है क्या, तो बोले नहीं, आई का निकलना या सीएल का निकलना या एफ का निकलना तो फास्ट स्टेप में, और फास्ट स्टेप में चाहे कोई भी ले लो क्या फर्क पड़ता है, तो रेट कहाँ डिसाइड होगी, वो तो आरडीएस से डिसाइड होगी। तो बोलेंगे ये जो इंटरमीडिएट बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट। भाई अपने पास आरडीएस यही है, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे आप, तो एक तो लेट सपोज मान लो एफ लिखा हुआ है ना, जैसे कि मान लो मैंने आपसे पूछा कि एक तो ऐसा है कि एक तो इंटरमीडिएट मान लो ऐसा बना, NO2 तो लगा हुआ रहेगा ही, ये मान लो F है, एक नेगेटिव ऐसा बना, और एक मान लो ये OH तो देखो आना ही है भाई, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, OH की कोई गारंटी नहीं है, मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा तो आ जाएगा यहाँ पे, क्या मेरी बात ठीक है। एक मान लो बच्चों यहाँ पे Cl लिखा हुआ है और वो न्यूक्लियोफाइल आया हुआ है यहाँ पे अटैक करने के लिए, ये नेगेटिव इधर बना। आप तो मुझे ये बता दो इन दोनों नेगेटिव चार्ज में कौन सा नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा होगा। इंटरनल जब अटैक करेगा वो तो फास्ट स्टेप में होना है, तो उस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो एफ है या सी है, उसको दोनों को ही जानना है, तो वहां से रेट डिसाइड की नहीं जा सकती। तो बोलेंगे एक काम करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, एफ का माइनस आई और सीएल का माइनस आई, ज्यादा माइनस आई किसका, एफ का, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा, इंटरमीडिएट स्टेबल ज्यादा, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका मतलब अटैक मतलब जल्दी होगा मामला, जल्दी इधर आएगी रिएक्शन, रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफ का निकलना, एफ इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एसएनईआर। जब बेंजीन के ऊपर से कोई हेलोजन हटाना होता है ना, तो एफ का निकलने की टेंडेंसी फास्ट होती है एज कंपेयर टू आई। क्या मेरी बात ठीक है, ओके। ये अपने कुछ की पॉइंट्स लिखे इसके बारे में, ओके। अब अपन क्या करते हैं, मान लो रिएक्शन लिखनी हो तो रिएक्शन भी लिख सकते हैं ना, रेट वेट ऐसे डिसाइड कर लोगे क्या होना चाहिए, और न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए वीक हो, लेकिन उसके ऑर्थो और पैरा पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, NO2 लिखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज उस हेलोजन को हटाना बड़ा ही डिफिकल्ट होगा। इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उन रिएक्शनों का नाम क्या होता है, SNAR रिएक्शन। क्या बात क्लियर हुई, चलो इसको नोट डाउन करो, बाद में अपन एग्जांपल करते हैं। चलो बच्चों, SNAR पे क्या करना है, आपको अटैक कराना है ना, उस टाइप से कुछ नहीं करना। मैंने आपको सीधा सा फंडा बताया कि बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ हेलोजन हटाया जा सकता है क्या, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सर हटाया जा सकता है, लेकिन ऑर्थो या पैरा पे NO2 का सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, पहला कंसेप्ट समझ आ गया। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि अगर हटाना चाहिए तो कौन सा हेलोजन हटेगा, तो NO2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा वाला भी हटेगा, और अगर अपने पास चॉइस हुई तो कौन सा हेलोजन पहले हटेगा, फ्लोरीन, बाद में क्लोरीन, बाद में ब्रोमीन, बाद में आयोडीन। जनरली 99% केस में हेलोजन के केस में क्या होता है, आई पहले हटता है। क्लियर है ये बात, ओके। चलो, एक्वस के OH OH माइनस आ रहा है, इस Br को हटाऊं या नहीं हटाऊं, तो बोलो इसे सपोर्ट मिल रहा है क्या, ऑर्थो या पैरा पे एक भी NO2 होता तो अपना काम चलता, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे दो दो लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से हट जाएगा, और इसका प्रोडक्ट बना दूं, ओके। यहाँ पे क्या हुआ होगा, NO2 NO2, और इधर कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। ऐसे नहीं हुआ बच्चों, आप ऐसे तो नहीं सोच रहे हो ना कि ऐसे करके ऐसे कर दिया मैंने, है ना। पहले क्या हुआ होगा, अटैक हुआ होगा, नेगेटिव चार्ज बना होगा, नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया होगा, फिर Br बाहर गया होगा, है ना, इतनी इसमें प्रोसेस हुई थी। चलो इसमें बोलो, इस F को हटा दूं क्या, हाँ, ऑर्थो पे NO2 लगा हुआ है, सपोर्ट मिल रहा है तो हटा दो। OH NO2, क्लियर है।
एक्वस KOH, ये क्या लिखा है बच्चों, 1 इक्यू मतलब एक तुल्यांक, 1 मोल एक ही बार काम करना है। OH माइनस आपके पास एक ही है, हेलोजन बच्चों दो है, दोनों के इसके हिसाब से पैरा पे ये है, इसके हिसाब से पैरा पे ये, NO2 का दोनों को सपोर्ट मिल रहा है, मौका मिलेगा उसको जो पहले हटेगा। तो बोले F और Cl में पहले कौन हटेगा, F हटेगा, है ना। बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, F हटेगा। वो F क्यों हटेगा, वो उसका रीजन देख लिया ना आपने, क्या ऐसा क्यों होता है। इधर कौन आएगा OH और इधर कौन आएगा Cl, बराबर है। चलो S माइनस बताओ कौन सी Cl को हटाएगा, इस वाले को या इस वाले को, तो पैरा पे को इसके है, तो NO2 पैरा पे ये है, मेटा वाले को नहीं हटा पाएगा, ऐसे NO2 और यहाँ कौन आ जाएगा SCH3 और ये Cl रहेगा, है ना। ओके बच्चों, इसमें क्या है, क्या सीन बनाया मैंने, इसमें S-2 है, तो S-2 है तो ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल है, पैरा पे NO2 है, अटैक किया, बाहर किया, तो अपने आप में ये क्या बन गया, अपने आप में एक सल्फर पे तो नेगेटिव रह जाएगा ना, एक नेगेटिव, और यहाँ पे कौन है NO2, ऐसा बन जाएगा ना। एक मोल और यूज लेना है, तो एक मोल और यूज लेना है, तो अपने आप में अभी ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये एक मोल ये और आ गया उसके साथ, है ना। यहाँ पे Cl लिखा हुआ है और यहाँ पे NO2 लिखा हुआ है, तो इसमें वापस क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, चला जाएगा, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो फाइनल कुछ ऐसे मिलेगा आपको, सल्फर बीच में फंस जाएगा, NO2 और इधर भी NO2, क्लियर है। NH2 माइनस आएगा, अटैक करेगा, ये देखो कहाँ है, इसके ऑर्थो पे, इसके पैरा पे, ये कहाँ है बच्चों, इस दोनों के मेटा पे, तो आई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई को रहना ही पड़ेगा यहाँ पे, और रहना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा, और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो बोलेंगे प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना देगा, ये इधर NH2 और इधर NO2 और इधर क्या हो जाएगा I और इधर कौन आ जाएगा NO2। इज इट क्लियर। ये एक बच्चों एग्जांपल अच्छा भी मान लो, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई काम का ही नहीं है ये, है ना। जेई वाले एक बार देख लो, ये F हटेगा, ये तो श्योर है, पैरा पे कौन है NO2 है, ये अपने पास एक न्यूक्लियोफाइल तैयार है। नेगेटिव चार्ज वाले रियल में बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लेकिन जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करने जाएगा ना, तो ये दिक्कत करेंगे यहाँ पे दोनों साइड। तो अब क्या करें, तो फिर ये नोटिस हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस भी तो कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये बच्चों रेजोनेंस कर सकता है, तो अगर ये रेजोनेंस करेगा तो घूम के कहाँ आ सकता है, तो यहाँ आ सकता है एक तो, और ये नेगेटिव चार्ज फिर रेजोनेंस करेगा तो यहाँ आ सकता है ना। तो ये कैसा बन जाएगा, क्या ये ऐसा बन जाएगा, क्या मैं उसकी RS बनाऊं तो ऐसी बना सकता हूँ, यहाँ पे घूमता घुमाता नेगेटिव मिल जाएगा। अब यहाँ तो इंट्रेंस नहीं है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो एक और अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया, है ना, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से, तो अटैक बाहर। अब आपको ये क्या मिल जाएगा, तो बोले अब आपको कुछ ऐसा मिल गया, इस टाइप से मिल गया ही, ऐसे करके, और यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड O था, है ना, और यहाँ पे 3 ऐसे मिथाइल लिखे हुए थे बड़े बड़े, और यहाँ पे आके वो जुड़ गया ऐसे बेंजीन के साथ। लेकिन ये इस फॉर्म में रहना कम पसंद करेगा, ये पता है कौन सी कीटो फॉर्म है ये, और वो उसकी इनोल फॉर्म थी जो मैं बनाऊंगा अब, तो इनोल में ज़्यादा जाएगा, तो इनोल में एरोमेटिसिटी मिलेगी उसे, तो वापस वो बन तो वैसा ही जाएगा, कैसे, वो जो भी है ये F माइनस हटाया होगा तो अपने आप में नेगेटिव बन के घूम रहा होगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ से उसने H हटाया होगा, नेगेटिव वापस घूमता घूमता यहाँ बन गया होगा, है ना। तो वो तो श्योर है कि एरोमेटिसिटी तो उसके पास वापस आएगी, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, वापस बेंजीन भी बन जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये O माइनस बन जाएगा वापस, यहाँ पे 3 मिथाइल लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3 मिथाइल लिखे हुए हैं, यहाँ पे एक बेंजीन आएगा, और यहाँ पे NO2 आएगा। क्या मेरे बात समझ पाए, नीट वाले बच्चों इसको छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई काम का नहीं आपके। ये बना या नहीं बना, बन जाएगा ये क्या लिखा बच्चों, कई बार ऐसे पूछता है, बताओ बेंजीन के ऊपर कौन सा हेलोजन हटाया जा सकता है फास्ट, तो बोले NO2 लगाओ ना, ऑर्थ और पैरा पे जितने आप NO2 लगाओगे उतना ही बढ़िया रहेगा, है ना। तो बोले इसमें कितने NO2 लगे, ऑर्थ और पैरा पे 2 लिखे, इसमें 1 लिखा है, इसमें मेटा पे लिखा हुआ है,
तो मेटा वाला तो अपने काम का नहीं है। देखो ये तो माइनस आई करेगा, ये माइनस एम करेगा बच्चों, ये माइनस एम करेगा, ये माइनस एम करेगा। और अगर इधर एक NO2 और लिखा होता तो वो तो और ही बढ़िया होता, है ना, वो और इससे अच्छा होता। जैसे कि अगर वो लिखना चाहो तो लिख लो, कौन सा, डी बना के लिख लो कि यहाँ पे मान लो एक Br लिखा होता और एक NO2 यहाँ पे, एक NO2 यहाँ पे, एक NO2 यहाँ पे। आपसे पूछा जाता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में फास्ट होगी, तो कभी आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेगा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपसे सिंपल पूछेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट किस में होगी, Br को फास्ट कौन हटाएगा, तो बोलेंगे NO2 का सपोर्ट जिससे ज्यादा मिलेगा वो Br पहले हट जाएगा। तो डी की रेट सबसे ज्यादा, उसके बाद में ए, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी। सी को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा बच्चों, NO2 मेटा पे होने से उस Br की वो हेल्प कभी नहीं कर पाएगा। क्या ये बात ठीक है? इसे अपन क्या बोलेंगे, SNAR रिएक्शन। ठीक है। अब अगर मान लो आपसे बोला जाए कभी, मान लो मुझे बेंजीन का एक हैलोजन है उसको हटाना ही है, क्या करना है, मुझे उसको हटाना है, लेकिन मैं कोई NO2 का सपोर्ट देना ही नहीं चाहता, तो फिर बोले करें क्या, तो उस केस में, तो उस केस में बच्चों फिर आपको न्यूक्लियोफाइल तो ठीक है, देखो एक मिनट सुनो, उस मैकेनिज्म का नाम है बेंजाइन मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया था ना एक बार कि बेंजाइन एक इंटरमीडिएट होता है अपने पास और वो बहुत ही कम रिएक्शनों में बनता है। इसी वजह से एक दो ही रिएक्शन ऐसी है जिसमें बेंजाइन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं लिख देता हूं बेंजाइन मैकेनिज्म। अब क्या होता है इस बेंजाइन मैकेनिज्म में, ध्यान से सुनना, ये बच्चों हेलोजन है, ये मान लो ऐसे करके मैंने हेलोजन बनाया, यहाँ पे चाहो तो आप बेंजीन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक Cl लिखा हुआ मान लो, बराबर। थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए मान लो ये वाला कार्बन जो है ना, मान लो ये 14 कार्बन आइसोटोप है कार्बन का, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो पाए। मैं इसको हटाना चाहता हूं और मैंने कोई ऑर्थो और पैरा पे कोई NO2 लिए ही नहीं, तो अब क्या करें, तो अब एक काम करो, आपको अगर इसको हटाना ही है ना, तो न्यूक्लियोफाइल को छोड़ो, आप यहाँ पे बहुत ही खतरनाक स्ट्रॉन्ग बेस लो, फिर क्या करो, स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ही खतरनाक, और साथ में हीटिंग चलने दो, बहुत ज्यादा गर्म करो, अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तब जाके इस Cl को हटाया जा सकता है। और इस हटाने की प्रोसेस को डाउज प्रोसेस बोलते हैं अपन, डाउज प्रोसेस, क्या बोलेंगे, डाउज प्रोसेस इज गिवन इन NCERT। NCERT में ये दे रखा है आपको कि अगर मान लो बेंजीन के ऊपर आपको हेलोजन लिखा हुआ है, आपको मान लो हेलोजन को हटाना ही है, ठीक है ना, तो हेलोजन को हटाना है तो सीधा अटैक करने से तो SN1 SN2 टाइप से तो हटेगा नहीं, तो NO2 लगा दो ना और पैरा पे, तो SNAR करके हटा देगा, नहीं वो भी नहीं करना चाहता, तो फिर क्या करूं, तो एक ही कंडीशन हो सकती है कि आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, और इस कार्बन को बच्चों मैं अल्फा कार्बन बोल रहा हूं, तो उसके हिसाब से ये बीटा कार्बन हो गए, उसके हिसाब से ये बीटा कार्बन हो गए, तो वहां पे वो बेस है, तो बेस का तो काम H निकालना, तो H कौन से निकालेगा, वो बीटा पोजीशन से ही H निकालेगा। तो बोले कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ यू वांट टू रिमूव हेलोजन विदाउट NO2 सपोर्ट देन व्हाट विल बी द कंडीशन, कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि बेंजीन के ऊपर तो Cl तो होना ही चाहिए, इसका मतलब एक एराइल हैलाइड होना चाहिए, एराइल हैलाइड के साथ क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अगर किसी के पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो अपने लिए कोई काम का नहीं है, नहीं हटा पाएंगे अपन। और क्या होना चाहिए, तो बहुत ही खतरनाक स्ट्रॉन्ग बेस आपको लेने पड़ेंगे, क्या लेने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस आपको लेने ही पड़ेंगे। ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही उस हेलोजन को हटाया जा सकता है विदाउट सपोर्टिंग NO2। इज इट क्लियर? तो बोले होगा कैसे, ये सीन कैसे बनाएंगे अपन, वो सीन अपन बच्चों इस टाइप से बनाते हैं, जैसे देखो आप लोग एक बार, क्या ये Cl है, ये H है, ये H है, यहाँ पे मान लो OH माइनस है, OH माइनस मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक बात है। NOH है ये, उसकी pH मान लो आपने 14 कर रखी है, उसकी pH कितने कर रखी है, 14 कर रखी है लेट सपोज, और टेम्परेचर आपने कितना मेंटेन कर रखा है, 300 डिग्री सेल्सियस। पहले वाले में मैंने 140 कर रखा था, एक NO2 लगाया और 140 पे काम चला गया, है ना, और रूम टेम्परेचर पे मैंने तो देखा तो रिएक्शन हुई नहीं, 300 करा रखी, तो उसने क्या किया, उसने बच्चों ये बीटा H नहीं है क्या, उसको हटाना स्टार्ट कर दिया, बीटा H को हटाना स्टार्ट कर दिया। बेंजीन से लगे हुए H को हटाना बड़ा ही मुश्किल होता है, इतने हाई टेम्परेचरों पे रिएक्शन होती है ये,
ओके, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, तो बोलेंगे अगर यहाँ से हटा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा सर, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या ये बात ठीक है? ये नेगेटिव चार्ज क्या करने वाला है पता है, मैंने अभी आपको बताया था, बाजू के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और उसके ऊपर लिविंग ग्रुप लगना, हमेशा इंटरनल अटैक करना और लिविंग ग्रुप का बाहर जाना, ये होगा ही होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या सीन बनाओगे आप, तो मैं ये सीन बनाऊंगा कि एक यहाँ पे और आ जाएगा। देखो ये बच्चों बेंजाइन होता है भाई, बेंजीन में एक डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड होता ही है, तो एक है ना ऐसे ट्रिपल बॉन्ड टाइप बन गया। एचली के अंदर ये क्या है, एचली के अंदर इस टाइप से ही भाई, अगर बॉन्ड बनाऊं तो इसका नाम होता है बच्चों बेंजाइन। आइन इसीलिए तो बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। लेकिन एक चीज नोटिस कर लेना, याद रखना इस बात को, ये कार्बन है ना अभी भी सभी sp2 में ही है। ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो होते हैं ना वो sp2 में होते हैं, सॉरी sp में होते हैं, बट स्टिल इन बेंजाइन दिस कार्बन इज प्रेजेंट इन sp2 नॉट इन sp। हालांकि ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन ये नेगेटिव चार्ज या फिर इसका जो सिग्मा वो काउंट नहीं होगा भाई। इसमें अगर आपसे बोलेगा sp2 कैसे, तो sp2 ऐसे कि देखो एक सिग्मा ई है ना, यहाँ पे अगर मान लो मुझे काउंट करना पड़े तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ना, 2 सिग्मा है sp बोलने के लिए, तो 2 सिग्मा कहाँ है इसमें, तो 2 सिग्मा इसमें नहीं है ना। देखो यहाँ पे वो H आया, अटैक किया, उसे बाहर कर दिया। तो इसकी बात करें, जैसे इस कार्बन की बात करें तो देखो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर। ट्रिपल बॉन्ड में वैसे 2 पाई होते हैं, लेकिन इस वाले में बेंजाइन में ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ना उसमें एक ही पाई है। क्लियर है मेरी बात, एक सिग्मा है तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा 3 सिग्मा। याद कर लो बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से, इस बात को यहाँ पे स्टार लगा लो। इन बेंजाइन ये कार्बन sp नहीं होता, ये कार्बन sp2 ही होता है। क्लियर है मेरी बात। और ये 2-4 रिएक्शन ऐसी है जिसमें बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जाती है। अब क्या होगा, वो 14 नंबर कार्बन कौन सा था बच्चों अपना, 14 नंबर ये था, तो ये वाला 14 हो गया, ये वाला 14 नंबर कार्बन हो गया। अब इसके ऊपर अटैक किया जाएगा, जो भी आप स्ट्रॉन्ग बेस लोगे वो अब एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्लियर है, तो OH माइनस है मान लो, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये किस कार्बन पे अटैक करे, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अगर इसने अटैक इधर किया तो ये इधर चला जाएगा, अगर इसने इधर अटैक किया तो इधर चला जाएगा। इसका मतलब दोनों बनेंगे अपने पास, दो कौन से, तो दो इस टाइप से के 14 वाले के साथ भी नेगेटिव चार्ज इधर, और ये डबल बॉन्ड ऐसे है ना। और एक ये भी बनेगा अपने साथ कौन सा, के OH इधर लग जाए और 14 नंबर इधर बन जाए और डबल बॉन्ड। और वो नेगेटिव कहाँ है भाई, अगर इसने इधर अटैक किया तो नेगेटिव इधर बनेगा, और अगर इधर अटैक किया तो नेगेटिव इधर बनेगा, तो नेगेटिव इधर भी आएगा और नेगेटिव इधर भी आएगा। क्या मेरी बात ठीक है? अब वो क्या करेगा, वो बच्चों पानी से H वगैरह लेके अपने आप को सेटिस्फाइड करेगा और ये नेगेटिव चार्ज को खत्म करेगा। और फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे, फाइनल प्रोडक्ट कुछ आपको ऐसे दिखाई देंगे, यहाँ पे भी OH लगेगा और एक OH आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा 14 वाले के भी साथ और विदाउट 14 के साथ। तो आपको ये देख के थोड़ा सरप्राइज होगा कि ऐसे कैसे हुआ। इज इट क्लियर? और अगर मैं ये 14 नंबर कार्बन ना लगाता तो फिर तो मेरे लिए दोनों एक जैसे हो जाते हैं। और ये एनसीईआरटी में कोई 14 का लफड़ा नहीं है, उसमें तो सिंपल सी बात है कि क्लोरोबेंजीन ले रखा है और NaOH ले रखा है हाई टेम्परेचर पे, और उसने क्या किया, Cl को हटा के वहां पे OH को लगा दिया है। लेकिन वो बात आपको पता होनी चाहिए कि जो डाउल प्रोसेस होती है वो एक बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू होके जाती है रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? ये इसको आप नोट डाउन करो। और अब अपन एक क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। इज इट क्लियर? और बच्चों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप सीट सोल्व करो, विदाउट सीट सोल्व किए ऑर्गेनिक अगर आप ऐसे सोचते हो बच्चों कि मैं नोट्स पढ़ के कुछ कर लूंगा, तो इस बात का इतिहास गवाह रहा है कि नोट्स पढ़ के कभी किसी का कुछ नहीं हुआ है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आप बुक सजेस्ट करो, अभी आपके पास टाइम पड़ा है, आप जितना कर सकते हो करो बच्चों, जितना। एनसीईआरटी तो अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, और ये पढ़ते रहो, बस बार बार पढ़ते रहो, आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोई भी दिक्कत है तो बात करो कि सर ऐसी प्रॉब्लम है। क्लियर है? ओके बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। क्लियर? चलो बच्चों, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, देखो आप समझो पहले। ये बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन लिखा हुआ है, एक NO2 है, आपको इसके साथ उसकी रिएक्शन करानी है, कोई A बनेगा, ठीक है। और उस A की रिएक्शन H+ और H2 के साथ करानी है, तो आपको उसका हाइड्रोलिसिस के थ्रू B और C बनाना है।
क्लियर है। अब जो भी बी बने उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करा के कोई ई बनाना है आपको, और जो सी बना है कोई भी आप रैंडम से चूज कर लो कौन क्या बनेगा। एनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl, दोनों का कॉम्बिनेशन ये लुकस रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, उसकी रिएक्शन करा के कोई डी बनाना है। ये जो ई बनेगा उसका अटैक डी पे कराना है और कोई एफ बनाना है। ये जो एफ बनेगा, ये एफ कोई ईथर विथर होगा शायद, इस एफ की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ करानी है एक्सेस में। ये जितना आप मोल यूज ले सकते हो ले लो। आपका आंसर एक तो ये है, टोटल नंबर ऑफ मोल कंज्यूम, कितने मोल कंज्यूम होंगे व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड HI इज रिएक्टेड विद एफ, और क्या बनेगा, क्या बनेंगे, कितने मोल कंज्यूम होंगे। क्लियर है बात? ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।